ओके, तो आज की क्लास में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टास्क 2 को स्टार्ट करेंगे। और इस फर्स्ट क्लास में मैं कोई ऐसे नहीं करवाने वाला, ऐसे स्टार्ट करेंगे मंडे से। इस फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ भी आईडीपी क्या बोलती है टास्क 2 के बारे में। आईडीपी की जो वेबसाइट है उस पे लेकर जाऊंगा और वहां पे बताया हुआ भी 8 बैंड कैसे लेने हैं। तो वो 8 बैंड कैसे लेने हैं आज की क्लास में मैं यही बताऊंगा। बहुत से डाउट्स आपके ये वेबसाइट जो आईडीपी की है, आपके डाउट्स बहुत से दूर होंगे। उसमें क्या है, आपको दो पार्ट्स में मैं आज बताऊंगा, डू एंड डोंट्स। ठीक है, डू मतलब क्या करना है आपको, एक ऐसे में क्या लिखना है। 8 बैंड अगर लेने हैं तो क्या कुछ आपको उस ऐसे में डालना पड़ेगा, और डोंट में क्या चीजें नहीं डालनी। डोंट में आपकी बहुत सारी गलतियां दूर होने वाली हैं जो बच्चे लाइक जैसे इंस्टीट्यूट्स आजकल ज्यादातर करवा रहे हैं ना। आपका जो टेम्पलेट्स वगैरह वाली चीजें, वो चीजें आपकी डोंट्स में प्रॉपर आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो लेट्स शेयर द स्क्रीन। वॉइस क्लियर है ना, सबको समझ आ रही है? यस क्लियर है सर। सर। ओके कंटिन्यू। फाइन। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। ओके, तो स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। यस ओके, सर। तो ये है जो आईडीपी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। मतलब आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट का मतलब है जहां से आपका एग्जाम बुक होता है। ये वेबसाइट है, मैंने आज खोल रखी है। तो ये राइटिंग के बारे में क्या बोलती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर होगी। ये देखो यहाँ पे आईडीपी आइल्स, ये यहाँ पे बुक नाउ है ना। अगर बुक नाउ से आप करोगे तो आपका एग्जाम यहाँ से फिल होता है। जो आपका एग्जाम यहीं से ही फिल होता है, बुक नाउ पे लिखोगे, करोगे क्लिक तो आगे सारा खुल जाएगा भी एग्ज़ाम कैसे फिल करना है। प्रॉपर जैसे फॉर्म फिल करते हैं वैसे सेक्शंस आ जाएंगे, अपनी डिटेल भरो, फीस आपकी डिडक्ट हो जाएगी और आपका एग्ज़ाम बुक हो जाएगा। वेरी इजी, ये भी बहुत आसान मेथड है, आप खुद भी कर सकते हो। कई बार बच्चे के चार्जेस ज़्यादा ले लेते हैं अगर कहीं बाहर से करवाओ आप, और आपका रिजल्ट भी इसी पे ही आता है। तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, राइटिंग आइल्स राइटिंग टास्क 2। मतलब टास्क 2 के बारे में आज मैं बात करूंगा, 8 स्टेप्स टुवर्ड ए 8 बैंड। तो यहाँ आज की वीडियो में मैं आपको 8 सिंपल स्टेप्स बताऊंगा। मैं तो क्या बताऊंगा, आईडीपी बता रही है, आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है भी 8 स्टेप्स जो आपकी हेल्प करेंगे 8 बैंड अचीव करने के लिए। बहुत ही अमेजिंग क्लास रहेगी, आपके डाउट्स दूर होंगे। आपको एक अच्छा और बिल्कुल सिंपल वे बताऊंगा 8 बैंड लेने का। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं ना ये इस वेबसाइट का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। आई एम नॉट एबल टू ओपन द लिंक। लाइक लिंक सभी बच्चों को शेयर नहीं हुआ क्या, लिंक ओपन नहीं हो रहा? नो सर। कई सर बच्चे मैसेज मैसेज कर रहे हैं, अभी लिंक ओपन नहीं हो रहा। 1 मिनट रुको, दोबारा लिंक शेयर कर दें।
ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आंसर इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका टास्क रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, आंसर व्हाट यू हैव बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चंस, डोंट प्रोड्यूस एन essay that is close to the topic you have previously prepared, make sure your examples ideas are relevant। okay, वेट यार, कई बच्चे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज रेलेवेंट टू द क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये स्टेप पे आप ज्यादा फोकस मत करो, अब डू में फोकस करो। मेन चीजें यहाँ पर है। देखो, सबसे पहले है मेक श्योर योर आइडियाज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द क्वेश्चन। ये चीज का ध्यान रखना भी, जो आप आइडियाज दे रहे हो ना, आइडियाज दे रहे हो, वो डायरेक्टली क्वेश्चन से रिलेट करने चाहिए। क्वेश्चन से मतलब आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना। चलो, एक मैं क्वेश्चन आप बच्चों से पूछता हूं। मान लीजिए आपका ऐसे आ गया है, ऐसे में उन्होंने पूछा है कि आजकल पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसके क्या रीजन है, क्या रीजन है पोल्यूशन बढ़ने के? इंडस्ट्रीज है सर, इंडस्ट्रीज का वो है, और क्या है, व्हीकल है, व्हीकल से CO2 NO2 वगैरह इमिशन होता है। एंड ओके, ट्रीज जो कट होते हैं उसकी वजह से भी पोल्यूशन इंक्रीज होता है। और कोई बच्चा? तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसकी हम यूटिलाइज ज्यादा कर रहे हैं आजकल, so therefore it is increasing day by day। ओके, Increasing demand of manufacturing goods. हाँ जी, Increasing demand of manufacturing goods. ओके, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है वैसे वैसे पोल्यूशन भी ज्यादा आ रहा है, क्योंकि चीजें जैसे इंडस्ट्रीज में ज्यादा मशीनें यूज हो रही हैं तो उसकी वजह से ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। ओके, और अर्बन Excess एरिया of भी plastic, excess use of plastics, can, bottles. चलो, मैं मान लीजिए, चलो ठीक है, पॉइंट ठीक है। चलो, मैं अब बोलता हूँ भी, जैसे आजकल जो पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं मान लीजिए मैंने रीज़न लिख दिया भी, इसका रीज़न है कटिंग ऑफ ट्रीज। क्या ये पॉइंट सही है या गलत है? डिफोरेस्टेशन अगर होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं हो पाती है। चलो, मैंने रीज़न लिख दिया डिफोरेस्टेशन। क्या डिफोरेस्टेशन सही आंसर है आजकल के पोल्यूशन के बढ़ने का? नहीं, कंज्यूम करने का, कंट्रोल करने का है, बढ़ने का नहीं है। बढ़ने का नहीं है, बढ़ने का क्या है फिर? इंडस्ट्रीज जो ज्यादा मतलब डेवलप हो रही है, ज्यादा व्हीकल उससे व्हीकल का इंक्रीज होना है, ट्रैफिक का और ट्रांसपोर्टेशन का, प्लस एक्सेस यूज ऑफ प्लास्टिक, कैन्स, बॉटल्स, रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं है। Burning of plastic. Instead ओके, of plastic, we can use Gas is emission from biodegradable. cars. ओके, फाइन। तो चीज मैं यही बताने जा रहा हूं, कई बच्चों ने सही आंसर दिया इस चीज का भी। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने देख लिया पोल्यूशन वर्ड आ गया, उन्होंने सीधा लिख देना है भी डिफोरेस्टेशन। लगभग 70% बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन उसके आगे एक वर्ड है इंक्रीजिंग ऑफ पोल्यूशन। देखो, पोल्यूशन का बढ़ने के कारण लिखने हैं। डिफोरेस्टेशन तो पहले भी होती थी, पहले भी लोग जंगल में रहते थे, पेड़ काटते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब क्यों?
अब डिफोरेस्टेशन ज़्यादा हो गई है, मतलब इंक्रीजिंग वर्ड उसके साथ आएगा। अगर आपने इंक्रीजिंग वर्ड नहीं लगाया डिफोरेस्टेशन के साथ तो आपका टास्क रिस्पॉन्स गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़ना, अगर बढ़ने के आप रीजन पूछ रहे हैं तो साथ में दूसरी चीज भी बढ़ रही है, इसी के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रीज, सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लिखना, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है उनके कारण, व्हीकल्स जो बढ़ रहे हैं उसके कारण, सिर्फ व्हीकल्स का दे के नहीं चले जाना भी वो बढ़ रहे हैं इसी कारण पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो यही यहाँ पे ये कहने की कह रहा है कि जो आपके आइडियाज होने चाहिए वो डायरेक्टली रिलेट करने चाहिए क्वेश्चन को, ऐसा नहीं भी कुछ भी आप लिख के चले जाओ। उसके बाद दूसरा क्या है भी, आपका जो एग्जाम्पल है ना वो आपके आइडिया के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आइडिया आपका टॉपिक के साथ कनेक्ट करेगा और एग्जाम्पल आपका आइडिया के साथ। ठीक है, एंड एक्सटेंड योर आंसर टू इंक्लूड ए नंबर ऑफ आइडियाज दैट विल सपोर्ट द क्वेश्चन। कह रहे हैं भी आप अपने आइडिया जो आपके क्वेश्चन है उसको सपोर्ट करने के लिए कोई 2 या 3 आइडियाज लिख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ आइडियाज मतलब 2 या 3 आप लिख सकते हो। अब सबसे मेन चीज है डोंट इंक्लूड इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन। देखो क्या नहीं करना, सबसे पहले तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी, मतलब टास्क रिस्पॉन्स गलत नहीं करना, और सबसे इंपॉर्टेंट ओवर जनरलाइज नहीं करना। कई बच्चे क्या करते हैं अभी बीपी इतना बड़ा बना देंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन इतनी बड़ी कर देंगे कि मतलब पूछो ही ना, उनको ये लगता है मैं जितना ज़्यादा लिखूंगा उतने ज़्यादा बैंड आएंगे। यही चीज़ मैं वहाँ पे कहता हूँ पैराफ्रेजिंग में, कई बच्चे पैराफ्रेजिंग इतनी ज़्यादा जनरलाइज कर देंगे भी मतलब ओवर जनरलाइज हो जाता है। ऐसा नहीं लिखना, आप 1-2 लाइंस में एक्सप्लेनेशन दे के आइडिया को ख़त्म कर दिया करो, लंबा नहीं खींचना, ज़्यादा कनेक्टर्स यूज़ नहीं करने, पैराफ्रेजिंग भी ज़्यादा ओवर जनरलाइज नहीं करनी, नॉर्मल सी पैराफ्रेजिंग रखो, 1 या 2 वर्ड आप अगर पैराफ्रेज कर दोगे तो वो भी इनफ है। देन सबसे इंपॉर्टेंट, प्रोड्यूस ए मेमोराइज रिस्पॉन्स, डोंट प्रोड्यूस ए मेमोराइज रिस्पॉन्स। यही चीज मैं सिखाता हूं भी, अपने ऐसे में मेमोराइज चीजें नहीं लिखनी, ये आईडीपी मना कर रहा है। मेमोराइज चीजें क्या है, इंट्रो में जनरल लाइन लिखना ये मेमोराइज्ड है, बच्चों ने याद की हुई है, टेक्नोलॉजी पे आएगी ये लिखूंगा, इन्वायरमेंट पे आएगी ये लिखूंगा, ये चीजें नहीं लिखनी, ये बिल्कुल गलत है। ये मेमोराइज चीजें हैं, इनके आपको बैंड नहीं मिलने वाले अगर आपने लिख भी दी, चाहे आप 9 बैंड के स्ट्रक्चर उठा के ले आओ भी हमें 9 बैंड का टेम्पलेट दिया है सर ने भी मैं 9 बैंड, अगर आप 9 बैंड का टेम्पलेट लिखाओगे वो मेमोराइज्ड है, उसके आपको बैंड नहीं मिलने वाले। सो डोंट प्रोड्यूस ए मेमोराइज्ड ऐसे, बिल्कुल गलत है, टेम्पलेट्स छोड़ दो, आईडीपी सख्त मना कर रहा है। उसके बाद स्पेशली लास्ट पॉइंट देखो, क्या नहीं करना आपने, एग्जाम्पल्स ऐसे नहीं डालने, ए रीसेंट रिसर्च आप लिखते हो ना कई बच्चे, सर्वे डन बाय दिस, सर्वे डन बाय दिस, अपने आइडिया और डाटा नहीं डालने ऐसे एग्जाम्पल। 41% ऑफ मैन्स आर लाइक अनएम्प्लॉयड, डाटा वाले, सर्वे वाले, परसेंटेज वाले एग्जाम्पल नहीं डालने, नहीं डालने, नहीं डालने। ये चीज़ अपने माइंड में फिट कर लो आप लोग भी, ये वाले एग्जाम्पल आपको नहीं डालने, आईडीपी मना कर रहा है। तो ये 4 पॉइंट क्लियर हुए आपको? यस सर। ठीक है, एक तो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ओवर जनरलाइज नहीं करना, मेमोराइज ऐसे नहीं डालना, एग्जाम्पल ऐसे नहीं डालने। आज ये चीज़ें सीख लो, कल जब मैं लिखवाऊंगा, कल नहीं परसों जब मैं लिखवाऊंगा तब ये चीज़ें और क्लियर होंगी। एक बार इसको अच्छे से ऊपर से समझ लो भी चीज़ें क्या है, आईडीपी बोल क्या रहा है। ठीक है, वेबसाइट भी कर दूंगा आपको सेंड, देख लेना। अब स्टेप 2 देखो, आंसर ऑल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे क्या कि ऐसा करते हैं, मान लीजिए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे आ गया, एडवांटेजेस तो वो 2-3 डाल देंगे, अगर डिसएडवांटेजेस उनको एक ही पता होती है एक ही डाल देंगे। ऐसे नहीं करना, हर एक पार्ट को, हर एक आइडिया को इक्वली डिवाइड करके आपने डालना है, हर एक पार्ट का आंसर देना है। अगर उसने ओपिनियन पूछा है तो ओपिनियन का भी बीपी बनेगा, अगर उसने 2 आपके रीजन एंड सोल्यूशन पूछे हैं तो रीजन एंड सोल्यूशन के भी अलग अलग बीपी बनेंगे। आंसर ऑल द पार्ट्स। ठीक है, अब इसके डू में देखो, डू कह रहा है
रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड डिसाइड हाउ मेनी पार्ट्स। देखो रीड करना है अच्छे से, मान लीजिए डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन आ गया, मतलब डिस्कस बोथ व्यू मतलब बोथ व्यू वाले दो और एक आपका ओपिनियन, 3 बीपी तो ये बनेंगे, एक आपका इंट्रो और सेकंड फिफ्थ आपका लास्ट आ गया आपका कंक्लूजन। तो अच्छे से देखो टॉपिक क्या है, फिर देखो पार्ट्स कितने बनेंगे, फिर बोल रहा है प्रेजेंट योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन भी देना है। अगर आपने उसके ऐसे ने आपसे ओपिनियन पूछा तो अपना ओपिनियन देना है। अब ये देखो, इफ यू आस्क द बोथ व्यूज मेक श्योर योर ईच व्यू इज प्रेजेंटेड इक्वली। यही बात मैं कर रहा था, अगर बोथ व्यू वाला आ चुका है तो दोनों व्यूज जो आपके बीपी बनेंगे उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, सिमिलर पैराग्राफ लेंथ। ऐसा ना हो भी एक की बीपी आप बड़ा कर दो दूसरे का छोटा कर दो, ऐसा नहीं करना आपने। उसके बाद वॉच फॉर द प्लूरल्स। देखो अगर वहां पे कई बार क्या होते हैं बच्चे ये नहीं देखते, सिर्फ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं, वहां पे ये देखो भी एडवांटेजेस है एस है या सिर्फ एडवांटेज है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वहां पे एस है तो प्रेजेंट मिनिमम ऑफ 2 भी एटलीस्ट 2 आपको एडवांटेजेस लिखनी ही पड़ेगी। तो इस चीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऐसी चीजों में रीजन है, रीजन सोल्यूशन वाले में, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले में, को सोल्यूशन वाले में भी एस लगा है या नहीं लगा, ये चीज आपने देखनी ही देखनी है जब भी आपको ऐसे स्टार्ट करना है। अगर इसमें गलती कर दोगे तो बैंड स्कोर नहीं आएगा, बहुत जरूरी है। वॉच फॉर एंड, यू मे नीड टू कमेंट मोर देन वन एलिमेंट। ये भी देखो भी एंड है या और है, भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है, मतलब आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में लिखना है। अगर बीच में और लगा है तो दोनों में से एक के बारे में लिखना है, ठीक है। एंड और का ध्यान रखना है। अगर एंड लगा हुआ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको दोनों के दोनों चीजों के बारे में लिखना है। अगर और लगा है तो आपको दोनों में से एक चीज के बारे में लिखना है। उसके बाद 250 वर्ड्स तो होने चाहिए, ये आपको पता है, ठीक है। इन बातों का आप रखें सख्त ध्यान। अब डोंट में क्या है, डोंट में स्टेप 2 बता रहा है इग्नोर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, मतलब ये चीज इग्नोर मत करो, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी, इग्नोर नहीं करना। अज्यूम दैट योर ओपिनियन इज क्लियर। हाँ, ऐसे बच्चे बहुत लिखते हैं ओपिनियन में आई थिंक डैट, आई अज्यूम डैट, नहीं लिखना ऐसे। वो बोल रहे हैं डोंट, आई थिंक थुंक नहीं लगाना, सीधा आप बीपी लिखो अपना, आप सीधा का सीधा लिखो। आई थिंक कुछ नहीं डालना उसमें। ये चीज अपने माइंड में मत लाया करो भी आई थिंक डैट अकॉर्डिंग टू मी, नहीं। बीपी में ये कह रहे हैं भी आप आपके ओपिनियन वाले बीपी में भी ऐसा नहीं लिखोगे, जैसा नॉर्मल ऐसे चलता है वैसा ही बीपी बनेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेल द एग्जामिनर व्हाट यू आर गोइंग टू से। इंट्रो में जो आप थीसिस लिखते हो ना, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, वो कह रहे हैं अभी ये चीज एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है। डोंट टेल द एग्जामिनर व्हाट यू आर गोइंग टू से एंड व्हाट यू हैव सेड। ये चीजें एग्जामिनर को मत बताओ भी मैं ये लिखने जा रहा हूं, मैं ये लिखने जा रहा हूं, नहीं। सीधा लिखो, सीधा पॉइंट मुद्दे की बात करो भी इस ऐसे में ये एडवांटेजेस और ये डिसएडवांटेजेस हैं, ये उसको ये ना बताओ मैं बताने जा रहा हूं। मैं जो जैसा कि मैंने पीछे कह दिया एज आई हैव सेड इन द प्रीवियस बीपी, कई बच्चे लिखते हैं जो आपकी स्पेशली आपकी इंट्रो में जो थीसिस लिखते हैं ना आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, बिल्कुल गलत है, नहीं लिखनी। वैसे कोई बात नहीं, परसों की क्लास में सारा चीज क्लियर कर दूंगा मैं लिखनी कैसे है। आज ये चीजें देखो। और प्रोड्यूस ए शॉर्ट, ऐसे छोटा भी नहीं लिखना, 250 वर्ड्स का लिखना है। तो ये है आपका स्टेप 2। स्टेप नंबर 3, organize your essay logically with clear progression and using linking phrases। अब यहां पे कनेक्टर्स की बातें वो करेगा, कनेक्टर्स में बहुत गलतियां करते हैं। डू, लिंकिंग वर्ड्स यहां पे कनेक्टर्स का नाम है, लिंक करते हैं जो ऐसे के। डू, यूज ए रेंज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स फ्रेज बट डोंट ओवर यूज दैम। यही चीज मैं कहता हूं, बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग से लग जाएंगे to begin with, to explain it, for example, moreover, furthermore, as a result। एक ही बीपी में 5-5, 6-6 लिंकिंग वर्ड्स कनेक्टर डाल देंगे। उन्होंने कह दिया भी ठीक है यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे जरूरत है यूज करो, बट डोंट ओवर यूज दैम। यार
ओवर यूज मत करो। आप ओवर यूज करते हो, जो एक बीपी में 5-5 आपके कनेक्टर्स डाल देते हो। आपको लगता है जितने ज्यादा कनेक्टर डालेंगे उतने ही बैंड आएंगे, ऐसा नहीं है, उन्होंने कह दिया है। ठीक है, उसके बाद यूज एडवर्बियल फ्रेज रेदर देन सिंगल बेसिक, नहीं ये इसमें ये कुछ नहीं है। उसके बाद ये यूज पंचुएशंस टू मेक योर राइटिंग कोहेरेंट। पंचुएशंस यार, कनेक्टर के बाद कोमा, एंड हो जाती है लाइन, उसके बाद फुल स्टॉप। ये चीजें पंचुएशन का ध्यान रखो। ये छोटी छोटी चीजें आपकी जो राइटिंग का बैंड स्कोर है उसको कम करती हैं। पंचुएशन का ध्यान रखो। मेक श्योर योर आइडियाज आर सीक्वेंस्ड करेक्टली। ठीक है, आपके आइडियाज सीक्वेंस करने होने चाहिए भी। पहले अगर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है तो पहले एडवांटेज फिर डिसएडवांटेज। ठीक है, वो चीज़ आई थिंक ज़्यादातर बच्चों को पता ही है। आइडियाज़ जो होंगे लॉजिकल एंड ईजी टू फॉलो होने चाहिए। जैसा मैं लिखता हूँ सिंपल लिख दो। पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का अलग पैराग्राफ बनेगा, आपको भी पता है। 1 पैराग्राफ फॉर ईच आइडिया एंड टॉपिक एरिना, मतलब अगर एडवांटेज है तो उसको 1 बीपी में, डिसएडवांटेज 1 बीपी में। ये चीज़ आपको पता ही है। ज़्यादा इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, डोंट वाली हैं, डू के अलावा, क्योंकि इसमें जो आप गलतियां करते हो वो इसी में बताई गई हैं। एक तो ओवर यूज नहीं करना, ठीक है, ओवर यूज नहीं करना, लिंकिंग वर्ड्स का ओवर यूज नहीं करना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फर्स्टली सेकेंडली से बीपी शुरू करने की बजाय आप सीधा लिखो द फर्स्ट रीजन इज, द प्राइम रीजन इज। ठीक है, फर्स्टली सेकेंडली वो कह रहे हैं मत डालो। उसके बाद ये देखो डोंट, देखो डोंट वाला कर रहे हैं। डोंट स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद लिंकर। मैं हर बार कहता हूं ना भी बीपी को आप लिंकिंग वर्ड से स्टार्ट मत करो भाइयों, मत करो। आप बीपी, आप लाइंस के बीच में कनेक्टर डालो, लाइन के बीच में कनेक्टर। जैसे मैं टास्क 1 में आपको बताया था ना, लाइन के बीच में जैसे मैं हाउ एवर, वाइल डालता हूं और उनके आगे भी और पीछे भी कोमा, यही चीज ये बोल रहे हैं। ये देखो, बिलीव ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड इन्होंने बीच में डाला है, ऑन द अदर हैंड के आगे भी कोमा और ऑन द अदर हैंड के पीछे भी कोमा। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है भी। बिल्कुल स्टार्टिंग में आप अपना लिंकिंग वर्ड मत डालकर बीच में लिंकिंग वर्ड डाला करो। ठीक है, उसके बाद क्या नहीं करना, डोंट है, ऐसे नंबर्स यूज नहीं करने 1 2 3, ये नंबर नहीं अलाउड। कई बच्चे हेडिंग्स डाल देते हैं, एडवांटेज वाला बीपी आ गया, आगे एडवांटेज लिख दिया, हेडिंग्स नहीं देनी। कभी भी आपने वर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करना। और 1 सेंटेंस, कई बच्चे क्या करते हैं बिना फुल स्टॉप के एक पूरा बीपी बना देते हैं। 1 सेंटेंस मतलब स्टार्ट हुए और एंड तक एक ही बीपी, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कोमा नहीं। तो वो चीज़ नहीं करनी। स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद लिंकिंग डिवाइस, वही चीज़ दोबारा रिपीट आ रही है भी डोंट स्टार्ट एवरी सेंटेंस विद ए लिंकिंग डिवाइस। तो हर एक लाइन को, हर एक आपके बीपी को लिंकिंग वर्ड से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा आपने नहीं करना। क्लियर है? यस सर। क्लियर हो रही है? सर। क्लियर हो रही है ना चीजें? यस सर। यस सर। ओके फाइन। अब स्टेप नंबर 4। अब इसमें आप बताएं, आपको पता चलेगा भी ऐसे के ऑर्गेनाइज कैसे करना है। ठीक है, तो देखो इसमें जैसा कि मैंने देखा था, इसमें इन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया भी। आप ऐसे अपने ऐसे को आइडिया दिया है इन्होंने भी, पील स्ट्रक्चर इन्होंने बताया। पील का यहाँ पे मतलब है कि सबसे पहले तो आप अपना पॉइंट लिखो, फिर उसका एग्जाम्पल डाल दो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो, और फिर लिंकिंग का यहाँ से मतलब है कि ऐसी चीज़ डालो कि जो आपके नेक्स्ट आपके टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बता दे। तो ये चीज़ कंपलसरी नहीं है, आप नॉर्मली जैसे लिखते हो वैसे भी लिख सकते हो, अपना आइडिया एक्सप्लेन और उसका जो एग्जाम्पल और उसका रिजल्ट, तो वो भी चीज़ सही है। तो यहाँ भी ये जरूरी नहीं है आपने यही फॉलो करना है, अगर आप कर सकते हो तो कर दो, गलत ये भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है ऐसे ऐसे पैराग्राफ बनते हैं, 4 से 5 पैराग्राफ बनते हैं। कैसे? मान लीजिए ये आपका टू व्हाट एक्सटेंट वाला आ गया, इंट्रो बन गई, पहले का रीज़न, दूसरे का रीज़न और चौथा आपका बन गया रीज़न। डू देखो, ये चीज़ें छोड़ो, डू देखो। पैराग्राफ तो बनाएंगे ही बनाएंगे। यूज लिंकर्स बिटवीन एंड विद इन योर पैराग्राफ, वही चीज़ रिपीट हो रही है अभी, बीच में लिंकर्स। लीव ए स्पेस बिटवीन द ईच पैराग्राफ, एक बीपी पूरा हो गया, देन एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट बीपी फिर शुरू करो, सीधा अगली लाइन से शुरू नहीं करना। यूज ए पैराग्राफ फॉर ईच टॉपिक,
हर टॉपिक के लिए अलग, यूज इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, तो ये कोई खास नहीं है, ये आपको पता है। डोंट में देखते हैं, आई थिंक रिपीट ही कर रहा है ये ऊपर वाला ही, सिंगल सेंटेंस नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाने, तो ये कोई खास नहीं है पॉइंट, सेम रिपीट कर दी इसने 4 नंबर पे। नंबर 5 यूज लेस, ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आ गया वोकैबुलरी के बारे में बहुत से डाउट्स हैं बच्चों को, वोकैबुलरी और स्पेलिंग्स की बात करेगा ये। तो यहाँ पे ये बोल रहा है यू विल सी द बैंड डिस्क्रिप्टर, बैंड डिस्क्रिप्टर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक दिन, ठीक है। छोड़ो, नीचे चलते हैं। आप अगर आपको अच्छे से रीड करना है तो वेबसाइट आपको लिंक आ जाएगा, आप अच्छे से रीड कर लेना इसको, ठीक है। ये देखो, इफ यू यूज फ्रेजल वर्ब्स मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग करेक्ट preposition एज इट कैन चेंज द मीनिंग। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये लाइन लिखी है इन्होंने। कई बच्चे क्या करते हैं, अपनी जो वोकैबुलरी है, मान लीजिए उनको कोई वर्ड का मीनिंग नहीं पता या उनको कोई सिनोनिम नहीं मिल रहा, वो क्या करेंगे, गूगल करेंगे और गूगल पे बहुत से सिनोनिम आ जाते हैं। देखो, हर एक सिनोनिम का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, यही वो कह रहा है भी कई बार उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, कई बार उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। नीचे देखना, अब मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, यहाँ पे एक ग्राफ आएगा आगे उस चीज के बारे में, पहले डू पढ़ो। यूज ए प्रीसाइज वर्ड चॉइस, मतलब बहुत ज्यादा वाइड वोकैबुलरी नहीं यूज करनी, लिमिटेड सी सिंपल सी करनी है। यूज लैंग्वेज दैट वी यूज इन एवरीडे स्पीच, मेरी वीडियोस में भी आपने सुना होगा ये, मैं यही कहता हूं भी ऐसी इंग्लिश यूज करो जो डेली बोलते हैं। एक अंग्रेज, एक इंग्लैंड का नेटिव, एक इंग्लिश इंडिविजुअल कभी भी अपनी डेली स्पीकिंग में पीपल को मासिस नहीं लिखेगा, कभी भी अपनी डेली स्पीकिंग में वो अपने फायदे नुकसान को, प्रोज एंड कॉन्स नहीं लिखेगा। तो ऐसी इंग्लिश यूज करो जो डेली स्पीकिंग में यूज करते हो यार, और डेली स्पीकिंग में यूज क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल एंड नॉर्मल वोकैबुलरी। तो यही इस लाइन का मतलब है कि ऐसी लैंग्वेज यूज करो जो सिंपल और डेली यूज की गई जाने वाली हो, ठीक है। आप अपना एग्जाम्पल ही लगा लो, आप हिंदी यूज करते हो, एक हिंदी आई थिंक बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी होती है जो आपकी बुक्स में दी जाती है, आप वैसी हिंदी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वो समझ नहीं आएगी। आप सिंपल हिंदी बोलते हो, अगले को समझ जल्दी आती है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं ऐसी इंग्लिश यूज करो जो डेली स्पीकिंग के लिए, ताकि उनको इजी टू अंडरस्टैंड हो, इजी टू अंडरस्टैंड, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। यूज वर्ड दैट यू अंडरस्टैंड, आ गई ना, वही चीज यूज करो जो आपको भी अंडरस्टैंड हो रहे हैं। ऐसा कभी वर्ड यूज मत करो जो आपको ही नहीं अंडरस्टैंड हो रहा है, वो आगे पर्सन को कैसे अंडरस्टैंड होगा। यूज वर्ड एंड फ्रेज दैट आर रिलेटेड टू द टॉपिक, वो तो पता ही अपने को। उसके बाद यूज कोलोकेशन एंड फ्रेजल वर्ड दैट, ये देखो ऐसे भी आप यूज करो। कई बच्चे अकेला पोल्यूशन यूज कर देते हैं, आप ऐसे यूज कर सकते हैं उनको। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये कह रहे हैं भी दो दो वर्ड जो ऐसे इकट्ठे नहीं आते, इशू लिखने की बजाय आप मेजर इशू लिखो। फ्यूचर, प्रोमिसिंग फ्यूचर, ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इनकी जरूरत है, अगर याद आ जाए तो आप कर सकते हो। डोंट में देखो, सबसे पहले तो डोंट मेक द स्पेलिंग मिस्टेक, डोंट मेक टिपोज। टिपोज, टिपोज यार, टिपोज क्या होता है, किसी बच्चे को पता है क्या? नहीं पता सर। एक मिनट रुको, मैं सर्च कर रहा हूँ। मिसस्पेल्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज मत करो, मतलब वही ऊपर वाली चीज कह रहे हैं। टिपोज यहाँ पे गूगल कह रहा है भी मिस स्पेलिंग आता है, तो ऐसे वर्ड यूज मत करो। मिक्स ऑफ अमेरिकन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग, यू शुड यूज वन और अदर। देखो, जो आप नॉर्मल इंग्लिश यूज करते हो ना अपनी, जो आपको पता है वो यूज कर लो, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे यूज ए वर्ड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इट कैन नॉट स्पेल इट, ठीक है। ऐसा कभी भी वर्ड यूज मत करो जो आपको समझ नहीं आ रहा, वही चीज जो पहले रिपीट हो रही है, ठीक है। उसके बाद ऐसे वर्ड यूज नहीं करने, स्टफ, थिंग्स, ऐसे नहीं, ना ही ऐसा स्लैंग यूज करना है। आई एम गोना, वाना, गोना वाना बहुत लिखते हैं कई बच्चे, ये देखो, ये ऐसा स्लैंग यूज नहीं करना है। यूज ओल्ड फैशन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी। ये देखो, ऐसी लैंग्वेज, मासिस, डेनिजन्स, मायोपिक व्यू,
ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी। डोंट में लिखा है, मासिस देखो यहाँ पे आया हुआ है भी मासिस वर्ड यूज नहीं करना, डोंट में है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर यूज ऑफ सिनोनिम। यही चीज मैं कहता हूँ, जो आप पैराफ्रेजिंग करते हो स्टार्टिंग में, बच्चे ऐसे ऐसे सिनोनिम्स ले आते हैं भी हर एक वर्ड का सिनोनिम मिले मुझे पैराफ्रेजिंग में, हर एक वर्ड का। वो कहते हैं ओवर यूज मत करो, वन इज इनफ, एक ही बहुत है यार। अगर लाइन में एक भी आपने वर्ड चेंज कर दिया तो हम मानेंगे पैराफ्रेजिंग होगी। हर एक वर्ड की पैराफ्रेजिंग नहीं होती, हर एक वर्ड का सिनोनिम नहीं होता। अगर हर एक वर्ड का सिनोनिम ढूंढने लग गए तो आपके वर्ड का, लाइन का मतलब ही चेंज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हर एक सिनोनिम का एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं निकलता। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको मीनिंग नहीं पता, रिपीट कर दो वही वर्ड, कोई इशू नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है। गलत लिखने से रिपीट करना अच्छा है। उसके बाद इडियम्स यूज नहीं करने। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, जो लिखते हैं ना बच्चे, नहीं यूज करने। ना ही आपने कॉन्ट्रैक्शन जैसे कांट, डजंट, ऐसा नहीं यूज करना। कैन नॉट, डज नॉट पूरा लिखना है। कांट, डजंट ऐसा नहीं लिखना, कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं करनी। तो ये है आपकी 5। तो 6 है, वही चीज आ चुकी है, मेमोराइज्ड लैंग्वेज। डोंट यूज मेमोराइज्ड लैंग्वेज। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ऐसे बहुत से फ्रेजेस हैं जो बच्चे यूज करते हैं। ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनियर, नहीं ये यूज करने ऐसे। लव इज ब्लाइंड, ओल्ड इज गोल्ड, ऐसे फ्रेजेस यूज करने छोड़ दो, ये आपको बैंड नहीं देंगे। आपको लगेगा कि मैं कूल बन रहा हूँ ऐसा लिखकर। अब देखो ये ग्राफ आपके सामने आ गया है, मैं वीडियोस में भी कई बार इस चीज़ को दिखाया है। यहाँ पे आईडीपी ने थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं, गुड और बैड क्या है, इससे बहुत सी चीज़ें आपको समझने को मिलती हैं। नाउअडेज वर्ड ये आप यूज़ करते हो, ये बैड वोकैबुलरी है। वो कह रहे हैं सिंपली लिखो इन रीसेंट टाइम, कोई नाउअडेज नहीं है। ये कांट आप जो आप कॉन्ट्रैक्शंस लगाते हो, नहीं, कैन नॉट लिखो। कंट्रोवर्शियल इशू, बच्चे को लगेगा यार कितना अमेजिंग वर्ड यूज़ किया। आईडीपी कहती है मेरी निगाह में ये बैड वोकैबुलरी है। सिंपल लिखो ना, मेजर इशू क्यों है, अभी पढ़ के आए हैं जो चीज़ डेली वोकैबुलरी में यूज़ होती है। कौन बच्चा कंट्रोवर्शियल इशू बोलता है, हमेशा आप यही बोलते हैं इट इज़ ए बिग इशू, इट इज़ ए मेजर इशू। सिंपल लैंग्वेज में तो यही यूज़ होता है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन, बिल्कुल बैड है। बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, सिंपल वोकैबुलरी। बैड, क्रक्स ऑफ डिसीजंस, क्रक्स ऑफ डिसीजंस बिल्कुल गलत। द मेन, द की इशू, स्टफ्स एंड थिंग्स गलत है। ईजी एग्जाम्पल ऐसे नहीं डालना, फॉर एग्जाम्पल लिखो। एवरी कॉइन हैज टू साइड, बिल्कुल गलत वोकैबुलरी है। देयर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और ऐसे वर्ड्स फर्स्टली, सेकेंडली जो आप यूज करते हो ना, द प्राइम रीजन, सेकेंड रीजन जो भी लिखते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट। लास्ट में कंक्लूजन में कई बच्चे इन ए नटशेल, टू रिकैप्चुलेट, इन ए समरी नहीं लिखनी, वो कहते हैं सिंपली लिखो इन कंक्लूजन। ये चीजें आपके माइंड को ओपन कर रही हैं। आप अब देख लो भी कौन सा बच्चा क्या गलती कर रहा है, आपके सामने है चीजें, और वो गलतियां आपको सुधारनी पड़ेंगी। इसीलिए बैंड नहीं आ रहे यार। कई इंस्टीट्यूट तो आपको बैंड दे देगा, आप फैंसी वोकैबुलरी लिखो, इंस्टीट्यूट ने दे देने हैं क्योंकि उसने सिखाया ही वैसे है। आईडीपी कहाँ से देगी। जो बच्चे ऐसा कहते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में तो सर 7-7 बैंड आते हैं, वहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया 5 ही रह गए, 5.5 रह गए, इसी के कारण रहे हैं यार। आपके सामने है, आपको आंसर अपने आप मिल रहा है। 7th स्टेप, यूज ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो इसमें क्या बताया है, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बताए हैं इन्होंने, सॉरी ऊपर रह गया। ओके, सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं अभी, कैसे कैसे सेंटेंसेस यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। देखो वो कह रहे हैं अभी आप ऐसा कर सकते हो, कॉमन एरर्स और ग्रामर। सबसे बच्चे यूजिंग द प्रोनाउंस इनकरेक्टली, हु, डैट, विच, ऐसे वर्ड वो कह रहे हैं अभी ये एरर्स हैं जो बच्चे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं। उसके बाद कंडीशनल क्लोजेस, चेंजिंग द रॉन्ग टाइम्स फॉर द क्लोज टाइप, 0 टाइप 1 2 3। यार ये ना कोई ज़्यादा वो नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ इनका। कौन है यार, मैं आपको ना
सिंपली इसके बारे में बता देता हूँ भी एक सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहती है। देखो सेंटेंस फॉर्मेशन में आपने क्या करना है, वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का यहाँ पे मतलब है अभी आप एक दो तरीकों के सेंटेंस यूज करो। सबसे पहले आप एक सिंपल सेंटेंस यूज करो बीपी में, बीपी में साथ ही आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी यूज करो। जैसे मैं टास्क 1 में बीच में कनेक्टर लगा के दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर देता था, वही चीज यहीं पे करूंगा, वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब ये नहीं है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत बड़ा होता है, नहीं। अगर आपने ये लिख दिया ना लाइक मोबाइल फोन, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज मोबाइल फोन, देखियो फोन किधर है, को एक मिनट आपने नॉर्मल सेंटेंसेस यूज करने हैं। जैसे मैं बोल रहा था अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड अगर बीच में लगा दिया ना तो वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आएगा। अगर आपने एंड बी बीच में लगा दिया ब्रदर, लाइक the students who are overuse the mobile phone, the overuse of mobile phone can not only impact on their physical health but also on their mental health। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस जुड़ चुके हैं। दो सेंटेंस कौन से हैं, एक तो फिजिकल हेल्थ वाला और दूसरा मेंटल हेल्थ वाला। तो नॉर्मल ऐसा नहीं होता भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत ही बड़े सेंटेंसेस होते हैं, एंड लग गया तो भी कॉम्प्लेक्स है। दो सेंटेंस अगर जहाँ पे जुड़ चुके हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही आ जाएंगे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप इफ़ वाला सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हो जिसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको जब बीपी लिखेंगे तब भी समझाऊंगा, लेकिन आपको ओवरव्यू सा दे देता हूँ। लाइक इफ़ वाला सेंटेंस, इफ़ द स्टूडेंट्स, if the parents encourage the children toward the outdoor activities, then there will be a chance to reduce their habit of overuse or using more mobile phone, yeah, overuse of mobile phone. If the parents do this, then there will be, its result is this: if students can do this, if I do hard work, I will surely get the success. If I can understand the rules of IDP, I will surely achieve the 8 band। तो if वाला सेंटेंस एक कंडीशनल सेंटेंस भी आप यूज कर सकते हो जो कि आपकी एक्सप्लेनेशन में यूज हो सकता है ये। तो इसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल है भी है, लेकिन कैसे है वो आपको बता दूंगा, वैसे मैंने आपको बता दिया। तो ये लास्ट स्टेप क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये चेकलिस्ट। इसका मतलब क्या है चेकलिस्ट का, मैं आपको ओवरव्यू ऐसे ही दे देता हूँ। पूरा बीपी लिखने के बाद ये जो एट्थ स्टेप है ये आपका हाफ बैंड तक इम्प्रूव कर सकता है। हाफ बैंड कैसे, पूरा बीपी लिख लिया, अगर कोई बच्चा पूरा बीपी लिखने के बाद अगर अपना ऐसे चेक नहीं ना कर रहा तो वो अपना आधा बैंड खो रहा है एग्ज़ाम में। मैं आपको खुद का एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने खुद जब आइल्स राइटिंग की थी, लिखा था ऐसे, तो मैंने जब दोबारा रीचेक की मेरी 4 से 5 मिस्टेक थी। अगर वो 4 से 5 मिस्टेक मैं ना निकालता, आई थिंक मेरा आधा बैंड कम हो जाता। तो बहुत ज़रूरी है कि पूरा टास्क 1 पूरा टास्क 2 इतना का जल्दी आप कंप्लीट कर लो भी 5 मिनट आपके पास चेक करने के हो। चेक आपने स्पेलिंग्स करनी है, चेक आपने पंचुएशंस करनी है, कहाँ पे कोमा कहाँ पे नहीं, चेक आपने देखना है भी मेरे आइडियाज़ रेलेवेंट हैं, चेक आपने करना है मेरे एग्जाम्पल्स रेलेवेंट हैं या नहीं, चेक आपने टेंसेस करना है भी ग्रामर जो आपका टास्क 1 है उसमें आपने कोई पास्ट प्रेजेंट की गलती तो नहीं कर दी। श्योरली आप एक नॉर्मल अच्छा ऐसे लिखने वाले बच्चे की भी 4-5 गलतियां निकलेंगी, जो तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं उनकी तो आप लगा लो भी 10+ गलतियां निकल सकती है जब वो चेक करने पे उतरेंगे। अब चेक करने का फ़ायदा क्या है, एक तो टीचर चेक करता है तो बच्चा इतना ध्यान नहीं देता,
एक जब आप खुद चेक करते हो, आप खुद देखते हो यार ये तो मैंने गलत लिख दिया है, तो अगले दिन वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा आज कोई गलती कर रहा है, मान लीजिए आज मेरी ग्रामर में गलती आ गई, मैंने लिखना था पास्ट में लेकिन मैंने प्रेजेंट में लिख दिया, ठीक है, उसको पता चल गया अभी मैंने आज प्रेजेंट में लिख दिया, मैंने पास्ट में लिखना था, मेरी है गलती। फिर भी अगर बच्चे की कल फिर वही मिस्टेक आ रही है, परसों वही आ रही है, तो वो बंदा इम्प्रूव नहीं कर सकता। ट्राई हमेशा यही करनी है, जो आज गलती मेरी आ गई ना वो मेरी कल नहीं होनी चाहिए। अगर कल भी आ गई तो मेरी परसों नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 3 दिन लगातार सेम मिस्टेक रिपीट हो रही है तो आप सीरियस नहीं हो, आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है आपने टास्क 2 में, ठीक है। बाकी मैं ट्राई अपनी पूरी करूँगा कि सारे के सारे जो ऐसे मैं लिखवाऊँगा आपको, आपके सामने लिखेंगे, बीपी फॉर्मेशन करेंगे, आपके सामने इंट्रो बनाएंगे, आपके सामने ओवरऑल अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सारा कुछ क्लियर करवाऊंगा। ट्राई मेरी यही रहेगी आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए आने वाले नेक्स्ट वीक में। तो इस क्लास में किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो अभी मुझे पूछें। सर टास्क 2 पर प्रेजेंट च लिखी था ना? हाँ जी भाई। एनी डाउट? सर एक बारी नो कम्प्लेक्स डाउट सर, सेंटेंस क्लियर है सर। हाँ जी, सर एक बारी कम्प्लेक्स सेंटेंस ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ एग्जांपल ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ देखो ਕਿੱਦਾਂ अपनी ਬਣਾਉਣੀ? मंडे तो क्लास स्टार्ट होनी है, मैं सारा कुछ लिखवाना दे च, ओके सर। ठीक है। 7 दिन लगातार ऐसे लिखवाने हैं, मैं हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ठीक है। ठीक हाँ अज ये देखो ओवरऑल जा कोई चीज़ पूछ लो। ये तो जस्ट एक आपकी रिवीजन हो गई, ये मैंने इसलिए करवाई है ताकि क्योंकि मेरा लिखने का तरीका सारा का सारा इस पे डिपेंड है। मैं इसलिए ये आपको दिखा रहा हूँ भी कल या परसों जब मैं ऐसे लिखूंगा तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए भी सर आप ये क्यों लिख रहे हो, इंस्टीट्यूट तो हमें ये लिखवा रहा है, एग्ज़ाम जो हमारा ट्रेनर तो हमें ये लिखवा रहा है, तो आप मेरे पास आपके दिखाने के लिए आपके लिए ये है कि मैं तो भाई इसके हिसाब से लिख रहा हूँ, ये आपके सामने है और ये मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने खुद नहीं बनाया घर पे, ये आईडीपी बोल रहा है, या आईडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे टास्क 2 इसी पे बेस्ड रहेंगे, इसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, जैसा इन्होंने बोला है वैसे ही मैं करूँगा, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है। तो इस चीज़ में आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके सर। तो क्लियर है आपका? हाँ जी सर Yes, clear sir. है। हाँ कोई इशू नहीं है, जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीक आपका प्रॉपर टास्क 2 में कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब आपका कल एक मॉक टेस्ट है, कल जो आपके 4 ऐसे हो चुके हैं, आपका लाइन, पाई, टेबल, बार, उनमें से एक टास्क आपका आएगा आपके ग्रुप में, ठीक है। अपनी ईमानदारी से हर एक बच्चे ने पूरे 20 मिनट्स ही लेने हैं अपनी ईमानदारी से। देखो ईमानदारी यहाँ पे ये है भी, अगर अपने आप से खुद से देखो मेरे को तो कोई इशू नहीं है, अगर खुद को धोखा दोगे तो सबसे अपनी नज़र में भी नहीं उठ पाओगे। अपनी ईमानदारी से 20 मिनट्स में जितना भी कंप्लीट हो गया, अगर किसी का एक वर्ड भी रह गया 20 मिनट्स पे तो वहीं पे छोड़ दे, ठीक है। एक लाइन रह गई, एक बीपी रह गया है, चेक करने वाला रह गया, पूरे 20 मिनट्स में जितना लिखा जाएगा उतना आपने एज इट इज़ ही मुझे शेयर कर देना है, ठीक है। ओके सर। ओके। हाँ Yes, sir. हाँ, तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ें नहीं क्लियर, सारी ग्रुप में रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं, ठीक है, उनमें जाकर अपने अपने चीज़ें वो क्लियर कर लें पहले ही, ठीक है। 7 बजे मैं करूँगा शेयर, ठीक है। 7:25 पे 25 मिनट दे दिए मैंने आपको, ठीक है। तो 7 मिनट से 25 मिनट, 7:25 पे सारे ऐसे मेरे पास आ जाने चाहिए। 7 मिनट के 25 मिनट के बाद जो ऐसे आएगा तो वो मैं मानूंगा नहीं,
अगर किसी बच्चे को कोई काम है, कोई बीमार है या किसी को जाना है आना है तो वो अपना पहले ही उस चीज़ को देख ले। लेकिन 7 बजे मैं शेयर करूँगा पूरे, और 7:25 पे जितने आ गए मैं उतने चेक कर दूँगा। 7:25 के बाद अगर 7:26 पे भी मुझे मेरे पास ऐसे आया तो वो भी मैं चेक नहीं करूँगा। तो आपको टाइम की कदर होनी चाहिए। आपको, अगर आप सीरियस हो तो 7:25 तक मेरे पास ऐसे आ जाएगा। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये आपकी ड्यूटी है, पढ़ना आपने है। अगर आपको वो काम है तो घर वालों को कहो भी सिर्फ 25 मिनट्स मेरे को ना छेड़ें, अगर कोई काम है तो। ठीक है, 25 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है। नहीं, ग्रुप में नहीं सेंड होगा, मुझे जो मेरा आपके पास नंबर है उस पर आप शेयर कर सकते हो। अलग अलग इंडिविजुअल, ग्रुप में ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे। अलग अलग शेयर करो, मैं अलग अलग आपको वहीं पे ही आपके पर्सनल मैसेज में ही आपको फीडबैक दूंगा। ग्रुप में फिर सारा मिक्सअप हो जाता है, पता नहीं चलेगा किसका किसका है। ठीक है, तो हाँ जी, वही उसी पे आप ग्रुप में नंबर देख सकते हो, वहाँ पे नंबर है। जो जो एडमिन वाले हैं ना, उनमें से किसी पे भी आप शेयर कर देना। 3 नंबर है वहाँ पे एडमिन वाले। ओके। ओके सर। हाँ ओके, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे ख़त्म। ठीक है, कल टेस्ट होगा, मंडे से टास्क 2 स्टार्ट होगा। ठीक है, सारे टास्क 2 करने के बाद एंड में आपके जो टास्क 1 रह चुके हैं, 2 3 जो भी हैं वो क्लियर करके इस बैच को ख़त्म करेंगे। फिर एक नया बैच शुरू करेंगे। नया बैच किस मॉड्यूल पे चाहिए आपको? अगर कोई बच्चा है, किस मॉड्यूल पे सर बैच चाहिए? स्पीकिंग पे सर। रीडिंग पे या फिर आपका रीडिंग या फिर स्पीकिंग, दोनों में स्पीकिंग से एक सर। बैच शुरू करूंगा मैं। स्पीकिंग सर। सर स्पीकिंग। स्पीकिंग, सर सब धीरे धीरे सब स्टार्ट कर दिए सर, रीडिंग लिसनिंग पता है यार, मेरे पास भी ना बहुत टाइम नहीं होता इतना सारे, मैं बैच स्टार्ट कर ही नहीं सकता। मैं 10 बजे 9 बजे निकलता हूँ, 5 बजे तक मैं इंस्टीट्यूट रहता हूँ सारा दिन वहाँ पे। 5 बजे वहाँ से चलता हूँ, 6 बजे यहाँ पे पहुँचता हूँ, थोड़ा बहुत रिलैक्स होता हूँ। ये फिर आपकी 1 घंटा क्लास चलती है। तो अगर मैं ज़्यादा लगाऊंगा तो मेरा मेरा दिमाग फट जाएगा, बर्डन बहुत हो जाता है। बट दो सर घंटे आपके लग सर आपका पढ़ाने का तरीका सर काफी अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है सर, इसलिए मैं बोला सर। कोई इशू नहीं काफी है चीजें ब्रदर, मैं मिलती है धीरे धीरे करके क्लास लगा सकता हूँ, है ना। आपके डाउट्स क्लियर जी। कर देंगे, कोई इशू नहीं है। जी। तो गुड नाइट, मिलते हैं मंडे को। अब कल तो आपका टेस्ट है। ठीक है, ओके गुड सर, नाइट थैंक यू सर। सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।